अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 3 ऑफ क्लास 9 दैट इज़ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो अभी तक हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी तक कर लिया था और उसके बाद हमने एटम के बारे में पढ़ा था। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है एटॉमिक मास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एटॉमिक मास की बात करते हैं। ये वैसे मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है, इस चैप्टर की सेकेंड वीडियो है, आप उसमें देख सकते हैं। Dalton's atomic theory proposed the idea of atomic mass which explained the law of constant proportion so well। देखो, जब एटॉमिक मास, ठीक है, डाल्टन ने एक थ्योरी प्रपोज की थी जिसमें एटॉमिक मास का आइडिया एक्सप्लेन किया था उसने, ठीक है, एटॉमिक मास के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो बेसिकली उसने ये बोला था कि एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो ये जो है, ये थ्योरी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है एटॉमिक मास को, और किस तरीके से हम एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं वो भी बताया था। द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक मास। किसी भी एटम का मास क्या कहा जाएगा? एटॉमिक मास, ठीक है, किसी भी एटम का मास किसी भी एलिमेंट के। नेक्स्ट आ जाता है, इन 1961 IUPAC have accepted atomic mass unit to express atomic mass and molecular mass of element and compounds। फिर IUPAC ने क्या किया इन 1961 में कि भाई जो एटॉमिक मास यूनिट है, कि भाई जैसे कि हम और चीज़ों की क्वांटिटी किस तरीके से मेजर करते हैं, कि यूनिट के तौर पर हम देखते हैं, जैसे केजी हो गया, लीटर्स हो गया, मिलीलीटर्स हो गया, ग्राम हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, हम इनको यूनिट लेके चलते हैं। तो IUPAC ने ये एक्सेप्ट करा कि भाई जो एटॉमिक मास है उसकी यूनिट क्या होगी? एटॉमिक मास यूनिट, जो AMU या फिर U की तरह डिनोट की जाती है, लेकिन अब जो हम डिनोट करते हैं यूनिट को वो U से डिनोट करते हैं टू एक्सप्रेस, चाहे वो एटॉमिक हो या फिर मॉलिक्यूलर मास हो, उन दोनों का जो मास है हम एटॉमिक मास यूनिट से मेजर करते हैं। नेक्स्ट है, द एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मास इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। तो भाई जो क्वांटिटी है किसी भी एटम के मास की, वो किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, क्या कंसीडर किया जाता है कि 1 AMU या फिर 1U इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। जैसा मैंने आपको बताया था, कार्बन 12 क्या है? आइसोटोप है, जो मैं आपको इस चैप्टर की सेकेंड वीडियो में बता चुकी हूँ, एटॉमिक मास। अब वहाँ जाकर देख सकते हैं। ये मैं इसलिए अभी यहाँ पर नहीं बता रही हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। सो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एटॉमिक मास दे रखे हैं। एलिमेंट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1U, कार्बन 12U, नाइट्रोजन 14U। ये इन सब के जो मास कैलकुलेट किए गए हैं, ये मास कैलकुलेट किए गए हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। हम क्या करते हैं, कार्बन की जो यूनिट है, कार्बन को हम एक स्टैंडर्ड यूनिट की तरह मानकर फिर आगे इन सब के मास निकालते जाते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था एक सर्कल है, उसको 12 हाफ्स में डिवाइड कर दो, ठीक है। 1 हाफ इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ। आपने अभी तक नहीं देखी है वो वीडियो, सबसे पहले उसे देखें फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट बाकी एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मास है वो आपको गिवन है। ऑक्सीजन 16U, सोडियम 23U, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32U, क्लोरीन 35.5 यूनिट, कैल्शियम 40 यूनिट। इसके बाद आ जाता है हमारे पास टॉपिक एटम एग्जिस्टेंस। भाई एटम एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, तो अब ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। बाकी सब भी इम्पॉर्टेंट थे, ये थोड़ा सा ज़्यादा है। तो नॉर्मली एटम जो है, एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आर वेरी रिएक्टिव एंड डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। इसके कहने का ये मतलब है कि भाई नॉर्मली एटम्स जो होते हैं ना, कई सारे एलिमेंट्स के, वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो मतलब रिएक्ट करना चाहते हैं। तो और वो फ्री स्टेट में बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करते हैं कि भाई हम अगर बात करें एक ऑक्सीजन का एटम, सिर्फ एक एटम
अगर वो एटमॉस्फेयर में बिल्कुल वैसा का वैसा मिल जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता, या तो वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में होगा, कंपाउंड की फॉर्म में होगा, इस तरीके से वो वर्क करता है। ऐसे ही ओनली द एटम्स ऑफ नोबल गैसेस सच एज हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन are chemically unreactive and can exist in the free state as single atom। कुछ एटम्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव थे, लेकिन कुछ ऐसे एटम्स हैं जैसे कि ये एग्जांपल हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन, ये जो एटम हैं ये क्या कहे जाते हैं? नोबल गैसेस कही जाती है। और नोबल गैसेस क्यों कहते हैं हम? क्योंकि ये अनरिएक्टिव होती हैं, ये रिएक्टिव नहीं होती, ये रिएक्ट नहीं करती, ठीक है, एंड फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकती है। अगर हम बात करें हीलियम का एक एटम, तो हीलियम का एक एटम एग्जिस्ट कर जाएगा। अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की बात, नहीं, तो ऑक्सीजन काफ़ी रिएक्टिव है, तो वो इस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे अगर हाइड्रोजन की बात करें वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। आर्गन की बात करें, हाँ, तो वो एग्जिस्ट कर सकता है इन फ्री स्टेट में। फ्री स्टेट का मतलब एक सिंगल एटम, सिर्फ एक सिंगल एटम की बात कर रहे हैं। क्या होता है, कुछ एटम्स जो हैं, कुछ एलिमेंट्स के, वो क्या होना चाहते हैं? स्टेबल होना चाहते हैं। ये जो रिएक्टिव होते हैं, जो एटम्स रिएक्टिव होते हैं, दैट मीन्स वो स्टेबल नहीं है, मतलब वो अपनी पोजीशन को लेके थोड़े से कॉन्शियस है। किस तरीके से? या तो उनके पास किसी चीज़ की कमी है या फिर उनके पास कोई चीज़ ज़्यादा है। जब ऐसा होता है तभी ये कोई भी चीज़ जो है अनस्टेबल होती है, ठीक है, अपनी पोजीशन में मतलब थोड़ी कंफर्टेबल नहीं होती। तो वो क्या करना चाहती है? या तो वो किसी से, जैसे हम बात कर ले इलेक्ट्रॉन्स की, उसके पास अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे देगा, और या उसके पास कम है तो वो किसी से ले लेगा। तो ऐसे में उसको क्या करना पड़ता है? मॉलिक्यूलर कंपाउंड की फॉर्मेशन करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं होता, नोबल गैसेस के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि ये जो है ये अपने आप में खुद ही सेटिस्फाइड है, तो इनको ना तो कुछ चाहिए और ना ये कुछ देना चाहते हैं। ऐसे ही एटम्स ऑफ ऑल अदर एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स और आयन। भाई जब एटम्स किसी और एलिमेंट के एटम्स के साथ, जैसे कोई एक एलिमेंट का एटम है वो किसी और एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन होना चाहता है और मॉलिक्यूल बनाता है या फिर आयन बनाता है, ठीक है, कंबाइन होता है तो वो क्या बनाएगा? मॉलिक्यूल बनाएगा या फिर आयन्स बनाएगा। एटम क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। टू टाइप्स हैं, आयन्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये एटम एग्जिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों करते हैं, और बाकी डिटेल में कि ऐसा क्यों होता है, आयन्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। तो तब तक के लिए आपने एक असाइनमेंट करना है जो मैं अभी देने जा रही हूँ। ये रहा असाइनमेंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है स्टेट पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के आपने पोस्टुलेट बताने हैं। स्टेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देन ये जो कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स हैं वो स्टार्ट होते हैं। इफ़ 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विथ 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ वाटर इज ऑब्टेन। भाई अगर रेशियो पता होगा तो आपको बिल्कुल पता होगा कि कितना वाटर बनेगा। If carbon and oxygen combine in definite ratio, that is 3:8 to form carbon dioxide, what mass of oxygen gas is required in carbon dioxide with 10 ग्राम of carbon। ठीक है, तो आपको मास ऑफ ऑक्सीजन बताना है। यहाँ पर कुछ सिंबल्स बताने हैं। अगर आपको जैसे वो काफ़ी जल्दी चल रहा है तो आप वीडियो पॉज करके ये कॉपी कर सकते हैं, उसके बाद इनके आंसर्स आपने फिर नोटबुक में लिखने हैं। गिव द सिंबल ऑफ फॉलोइंग ऑक्सीजन, नियॉन, आर्गन, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, आयरन। दिस इज आयरन। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन एटॉमिक मास। सबसे इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, दैट इज 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम पाउडर वॉज ignited in a container having 20 gram of pure oxygen. After their reaction was over, it was found that 12 gram of oxygen was left unreacted. ठीक है, show that it is according to the law of constant proportion। तो आपने क्या बताना है कि ये law of constant proportion के अकॉर्डिंग है। किस तरीके से है, कितना मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, वो आपको अगर पता चल जाए तो फिर आप इजीली बता सकते हैं, ये शो कर सकते हैं।
ठीक है, तो तब तक के लिए आपने ये असाइनमेंट करना है, कंप्लीट करना है, और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछेंगे।